बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर नासिर महमूद विर्क है। मैं एज ए प्रोफेसर ऑफ सर्जरी राय मेडिकल कॉलेज में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर मरीज़ हर रोज़ हम कोई देर ऐसा होगा जिस कोई मरीज़ इस कंप्लेंट या तकलीफ के साथ आता हो। हमारा निज़ाम जो कि मुंह से शुरू होता है और आखिर मक़द तक ख़त्म होता है, जिसको एनल कैनाल होते हैं। तो ये बीमारी एनल कैनाल के आखिरी सिरे, जिसको मक़द कहते हैं, उससे रिलेटेड है। बीमारी का नाम है एनल फिशर। इसको हम ये उर्दू में इसलिए इस तरह कह सकते हैं कि एक स्प्लिट चीरा सा होता है जो कि मक़द के आखिरी हिस्से में आ जाता है, और इसकी वजह अक्सर जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, और पेशेंट यूजली स्ट्रेस या स्ट्रेन करता है, उसकी वजह से इसको स्प्लिट या वो चीरा आ जाता है। फ़ीमेल में बाज़ का फ़ीमेल में भी ड्यूरिंग डिलीवरी पार्चुरेशन के दौरान भी ये चीरा आ जाता है। तो मरीज़ जो अक्सर हमारे साथ पास आते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं कि हमें पेनफुल डेफिकेशन, यानी कि जब हम पखाना वगैरह करते हैं हमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। मरीज़ों से अक्सर हम पूछते हैं कि वो तो ऐसे बताते हैं कि वो ही और शी इज़ रिलक्टेंट या हेजिटेंट टू पास दी स्टूल, यानी कि वो हिचकिचाहट होती है या उसको डर होता है कि वो दवा मांगता है कि मुझे अल्लाह करे कि पखाना ही ना आए, यानी इस किस्म की दर्द होती है। बाज़ मरीज़ हमें कहते हैं कि ऐसे जब पखाना पास होता है इस एनल कैनाल या मक़द के आखिरी सिरे में, तो जैसे कोई शीशा गुजर रहा होता है, तो मरीज़ जो है बेहाल पसीना हो जाता है, और उसको ड्यूरिंग डेफिकेशन यानी कि पखाना करते हुए बहुत ज़्यादा पेन होती है। उसके बाद उसको एक साइकिल चल जाता है पेन का, 2-3 घंटे भी उसको उसके बाद भी पेन होती रहती है। तो ये एक विशियस साइकिल, यानी पेन, तो ड्यू टू पेन उसको और ही कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो जब नेक्स्ट वो पास करता है तो ये एक साइकिल वो और ही उसका स्प्लिट जो है वो इंक्रीज़ होता था। तो इस तरह ये एक पेनफुल एक्ट ऑफ डेफिकेशन या ये एक साइकिल शुरू हो जाता है। जब भी वो पखाना करता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है। दर्द के अलावा वो अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि हमें साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो ब्लीडिंग अक्सर वो जब हम पूछते हैं कि किस ब्लीडिंग का या खून का रंग क्या है, तो हमें कहते हैं कि बिल्कुल जी ब्राइट रेड, यानी कि सुर्ख खून होता है। और अक्सर वो कहते हैं कि पखाने के साथ लग के एक साइड पे लग के आता है। तो इस तरह मरीज़ जो है ये क्रोनिक स्टेज में चला जाता है। शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा पेन होती है, उसको एक्यूट एनल फिशर कहते हैं, एक्यूट स्टेज। तो यूजली उसको अगर हम मेडिकल हिसाब से एक्यूट को हम 6 वीक तक, यानी कि 1.5 महीने तक कहते हैं एक्यूट है। उसके बाद ये क्रोनिक स्टेज में चला जाता है। तो जब क्रोनिक स्टेज में चला जाता है उसको पेन थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन पेशेंट यूजली कंप्लेन करता है कि उसको पखाने के बाद या विदाउट डेफिकेशन या पखाने के बगैर उसको ख़ारिश होती है, या वहाँ से कोई चीज़ जो है थोड़ी बहुत लीक होती है, उसकी जैसे कपड़े वगैरह, प्रूराइटिस जिसको कहते हैं, ख़ारिश होती रहती है और डिस्चार्ज वहाँ से होता रहता है। तो इसका कोई डायग्नोसिस अगर, तो वो आम तौर पे ये इनकी जो लोकेशन या ये जो चीरे होते हैं ये मक़द के आखिरी सिरे के सामने की तरफ होता है या पीछे की तरफ। तो 90% लोगों में ये पीछे की तरफ होता है। अब ये सवाल है कि पीछे की तरफ क्या होता है। वो तो एक समझाने वाली बात है कि पीछे की तरफ थोड़ी ब्लड सप्लाई कम होती है, और जो पखाने का बल्क होता है उस पर प्रेशर भी ज़्यादा पड़ता है। और इंटीरियर साइड पे आम तौर पे फ़ीमेल में डिलीवरी के दौरान जो है वो हो जाता है। तो द मोस्ट कॉमन, यानी कि जो ज़्यादा चीरा है या जो स्प्लिट है या फिशर है, ये मक़द के पिछली साइड पे है। या आप यूँ डिवाइड कर लें कि जैसे सामने जो है वो 12 o'clock है और पीछे 6 o'clock पोजीशन है, तो आमतौर पे इस पोजीशन है। लेकिन अगर ये फिशर जो मैं चीरा आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर ये सामने और पीछे के अलावा किसी और जगह पे है, तो ये किसी एक और बीमारी की अलामत होती है। मसलन हो सकता है कि मरीज़ को टीबी हो सकता है मरीज़ को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, या अंतरिकी की डिजीज़ होती है जिसको क्रोन डिजीज़ भी कह सकते हैं, या लिम्फो कैलामीडिया कोई इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से
तो ये हमें हिस्ट्री में सारा पूछना पड़ता है कि मरीज़ को कोई टीबी का या कोई लूज़ मोशन का, बल्कि फिशर बाज का तो अगर फ्रीक्वेंट लूज़ मोशन है, ये ज़रूरी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन मोस्ट कॉमन है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंट उसको डायरिया लगा हुआ है मरीज़ को तो उसको भी फिशर की तकलीफ़ हो सकती है। तो इस तरह हम इसको जो डायग्नोसिस हिस्ट्री जो मरीज़ बताया है और एग्जामिनेशन में हमें कैसा पता चला कि फिशर है। अगर एक्यूट एनल फिशर है तो जस्ट हम मरीज़ को देखते हैं, उसके जो मकद का आखिरी सिरा है तो वहाँ पे जस्ट हम उसके जो बटक हैं उनको हाथ से थोड़ा पीछे करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एक चीरा सा होता है जो कि एनल वर्ज कहते हैं, यानी कि जो किनारा है मकद का वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। उसमें एक हम एग्जामिनेशन कहते हैं जो फिंगर से उंगली से करते हैं डिजिटल, तो वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन। तो जस्ट आप इंस्पेक्शन पे है यानी देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि मरीज़ जो है इसको एनल फिशर है। जब हमने तशख़ीस कर लिया है कि ये सामने की तरफ से है और पीछे की तरफ है तो फिर उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोवाइडेड कि वो दूसरी किसी पोजीशन में ना हो। सपोज़ के 3 o'clock पे या 9 o'clock पे, यानी सामने 6 और 12 o'clock के पे तो है तो उसकी ट्रीटमेंट में भी आई विल डिस्कस। लेकिन जो किसी और जगह पे है, सामने और पीछे की जगह पे, मसलन टीबी है तो हमें फिर उस वहाँ से बियाप्सी लेनी पड़ेगी या उसको टिश्यू डायग्नोसिस जिसको कहते हैं डायग्नोसिस, या कैंसर है तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए हमें कोई वहाँ से मवाद लेना पड़ेगा कि हम फिर उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट चलेगी। तो अगर ये प्राइमरी फिशर है जो एंटीरियर है या पोस्टीरियर है तो उसकी सबसे पहले हम जो मरीज़ को ट्रीटमेंट करते हैं उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी बग़ैर दवाई के जो है, तो हम मरीज़ को कहते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेनिंग, यानी कि ड्यूरिंग डेफिकेशन ज़्यादा उसने ज़ोर या स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं किया, और दूसरी जो खाने पीने की आदत हैं उनको रेगुलर करें, यानी डाइटरी हैबिट्स जो है उनको करेक्ट करें कि वक्त पे खाए, इस तरह की चीज़ें। और जो कॉन्स्टिपेशन करने वाली हाई फाइबर डाइट ले, यानी कि जिससे कॉन्स्टिपेशन हो, और प्लेंटी ऑफ वाटर वो ले। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें कोई लेक्सेटिव वगैरह भी हम दे सकते हैं तो उसमें पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर को कॉन्स्टिपेशन है और स्ट्रेस और स्ट्रेनिंग अवॉइड नहीं कर सकता तो फिर ये जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में भी फेल्ड, तो फिर हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है। फार्माकोलॉजिकल मतलब जो दवाइयों से ट्रीटमेंट की जाती है, उसके लिए बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम सी मिलती हैं जैसे GTN ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, तो इसको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली होता गया ये जो फिशर बनता है वहाँ पे एक हमारा जो स्फिंक्टर होता है एनल कैनाल के आखिरी सिरे पे, एक समझो कि एक 2 मसल होते हैं, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर एक इंटरनल, ये रेगुलेट करता है जो पखाना है। तो ये जो इंटरनल स्फिंक्टर ये स्पैज़म है, यानी कि एक इसमें एक हद से ज़्यादा एक स्पैज़म या अकड़ाहट आ जाती है तो इसकी वजह से पेशेंट को पेन होती है। तो हमारी ट्रीटमेंट इस पर फोकस है कि वो जो स्पैज़म है या जो स्फिंक्टर जिसमें अकड़ाहट आ गई है उसको रिलीव करना था। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जैसे GTN है ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, वो मरीज़ को कहते हैं ऑल अराउंड एनल वर्ज पे लगाएं 6 से 8 हफ्ते तक रेगुलर। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, प्लस कंजर्वेटिव जो आपको बताया कि प्लेंटी ऑफ वाटर ले, हाई फाइबर डाइट, स्ट्रेस स्ट्रेन ना करें, तो ये भी साथ चलेंगी। अगर ये फेल हो जाती है फिर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है जिसको हम डेल्टायाजिम 2%, वो मिलती है, वो भी एक क्रीम होती है, वो लगाते रहते हैं 6 से 8 हफ्ते या अप टू 10 वीक तक लगाते हैं। लेकिन अगर ये सारी ट्रीटमेंट फेल हो जाती है तो तब हमें ये सर्जरी करनी पड़ती है। शुरू में जो इसकी सर्जरी होती थी वो सर्जरी और फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट ये बेस्ड करती है, यानी इसका एम क्या है कि जो इंटरनल स्फिंक्टर जिसके ऊपर फिशर है या चीरा है उसको रिलैक्स करना। तो ये जो दवाइयाँ हम देख रहे हैं GTN है या डायटेज़म है, तो ये बेसिकली वो जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसके स्पैज़म को, अकड़ाहट को कम कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो उसकी सप्लाई खून की बढ़ जाती है और वो हील हो जाता है। अगर इससे भी ट्रीटमेंट फेल होती है तो तब इसके बाद हमें सर्जरी की इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। शुरू में जो इसकी सर्जरी होती थी वो उसको कहते थे मैनुअल एनल डायलेटेशन, यानी हम जो एनल कैनाल है आखिरी सिरा जो है GIT का या मकद, उसको मरीज़ को बेहोशी की हालत में हम उसके जो मसल हैं उसको स्ट्रेच कर देते थे।
वो स्ट्रेच करते उसकी वजह से उसका स्पैज़म जो है वो दूर हो जाता था, यानी अकड़ाहट, तो मरीज़ जो है उसको ठीक हो जाता था। लेकिन सम टाइम पेशेंट ने फिर कंप्लेन किया कि इसके साथ जो हमारा जो पखाने का कंट्रोल है वो भी नहीं होता। उसकी वजह ये होती थी कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, जो इससे बाहर होता है, जो कि कंट्रोल करता है पखाने को, वो उसके फाइबर भी टूट जाते थे। तो इसलिए ये तरीका आस्ता आस्ता ख़त्म हो गया, या कुछ लोग जो ओल्ड सर्जन है वो स्टिल दे प्रैक्टिस। लेकिन अब जो मॉडर्न इसकी ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें जो इंटरनल स्फिंक्टर जो कि स्पैज़म में है, जिसकी वजह से मरीज़ को पेन होती है, इसका स्पैज़म रिलीव करने के लिए या इसको रिलैक्स करने के लिए हम एक प्रोसीजर होते हैं जिसको स्फिंक्टरोटमी कहते हैं। यानी कि जो इंटरनल स्फिंक्टर है, स्मूथ मसल जिसके ऊपर ये चीरा है, उसको हम काटते हैं। उसको डिपेंड करता है कि टोटल इंटरनल जितना उसका फिशर का ये जो चीरा है ये एनल वर्ज से, यानी कि आखिरी किनारे से अंदर की तरफ जा रहा होता है, तो ये जहाँ तक जा रहा होता है उसको एपेक्स स्फिंक्टरोटमी। तो उसके हिसाब से हम ये स्फिंक्टर जो है, मसल जो है, ये 2 से 5 मिलीमीटर इन ब्रेथ होता है, स्मूथ मसल। तो इसको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। ये वाइट सा होता है और इसको हम काट देते हैं डिपेंडिंग मान के उसको उसकी फीचर की ऊपर कितना लेंथ है उसके हिसाब से। तो इससे पेशेंट फील रिलैक्स और देयर इज़ नो पेन। आई थिंक ओनली दी पेन विल बी ऑफ ए जो आपने इंसिजन मेक किया है। अदरवाइज आफ्टर ऑपरेशन पेशेंट विल हैव नो पेन। पेशेंट को कोई दर्द नहीं होती आफ्टर ड्यूरिंग डेफिकेशन, और इस तरह जो मरीज़ है वो ठीक हो जाते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाज़ का तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हीमाटोमा, खून थोड़ा सा जमा हो जाना, कोई एहतियात करनी पड़ती है। अगर अंदर की झिल्ली बाज़ का थोड़ी सी सुराख हो जाए तो मरीज़ को बाज़ का तो फिस्टुला सा बन जाता है। अदरवाइज़ इट इज़ वेरी सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।